नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। और आज बेहद दुख की घड़ी, हमारे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी वो हम सबको छोड़कर चले गए। और कहा जाए तो देश के 13वें राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति भवन को नई परिभाषा दी। वो कभी अर्थज्ञानी कहलाए तो कभी संकट मोचक कहलाए तो कभी चाणक्य भी कहलाए। और प्रणब मुखर्जी हमेशा कहा जाए तो अपरिहार्य रहे, हमेशा जरूरी। शायद इसलिए सरकारी विभाग की इमारतें और विषय भले ही बदल गए हों, वो प्रासंगिक और जरूरी बने रहे। रक्षा मंत्रालय, वित्त, विदेश, राजस्व, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये सूची तो देखा जाए तो काफी छोटी है। पद्म विभूषण और सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित भारत रत्न प्रणब हमेशा अपरिहार्य रहे हैं। 5 बार राज्यसभा तो 2 बार लोकसभा की सदस्यता, 7 बार कैबिनेट मंत्री होना शायद भारतीय राजनीति में उनकी ऊंचाई की एक छोटी बानगी ही कही जाएगी। और आज वही प्रणब मुखर्जी हमारे बीच से चले गए हैं। मैं हूं प्रकाश दास और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रमेश रामचंद्रन। Thank you, OP. You're watching the continuous coverage here on DD India and DD News of the demise of former President of India, Pranab Mukherjee. India is in mourning. Former President Pranab Mukherjee is no more. He passed away at an army hospital in New Delhi. He was 84 years old. Mr. Mukherjee was the 13th President of India between 2012 and 2017. He was a man of many parts, a scholar, statesman, administrator, orator, author. He was an institution in himself. Mr. Mukherjee was a recipient of the Bharat Ratna, India's highest civilian honor as well. A man of unparalleled experience in public life, Mr. Pranab Mukherjee rose from humble origins to become India's foreign, defense, commerce and finance minister. He was elected to the Rajya Sabha on 5 occasions from 1969 and twice to the Lok Sabha from 2004. बिल्कुल। और देखा जाए तो देश के लिए आज बड़े ही दुख की घड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सैन्य अस्पताल में निधन हो गया और प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष के थे। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी को पिछले 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज सुबह जारी एक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया कि वो गहरे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। प्रणब मुखर्जी को भारतीय राजनीति की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। और पूर्व राष्ट्रपति को देश के सर्वाधिक सम्मानित राजनेताओं में शुमार किया जाता था। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वो के तौर पे हम जानते हैं उनको। उनका सम्मान राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों में था। और पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में सेना के RR अस्पताल में अंतिम सांसें ली। अस्पताल की ओर से प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार के संबंध में भी जानकारी दी गई। उनका पार्थिव शरीर कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उनके निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर रखा जाएगा। उनकी डेड बॉडी फिलहाल हॉस्पिटल के यहीं मोर्चरी में रहेगी और सुबह उनको वहां लेके जाया जाएगा। और जहां तक दाह संस्कार की बात है, सब्जेक्ट टू दैट परमिशन ड्यू टू द कोविड, कल उसके बाद लोधी स्टेट के क्रिमेशन ग्राउंड पे किया जाएगा। And his family, led by his son Abhijit Mukherjee, announced Mr. Mukherjee's demise on Twitter. Mr. Mukherjee was admitted to hospital on 10th August. A health bulletin this morning said he was in a deep coma and on ventilator support. This is what Abhijit Mukherjee tweeted, and I quote him here. With a heavy heart, this is to inform you that my father, Shri Pranab Mukherjee, has just passed away in spite of the best efforts of doctors of RR Hospital and prayers, duas and prathanas from people throughout India. I thank all of you with folded hands, unquote.
Now, the former president was admitted to the hospital in Delhi cantonment on 10th August. He was operated upon the same day for removal of a clot in his brain. He later developed a lung infection. और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। देश ने एक दूरदर्शिता वरिष्ठ नेता खोया है। एक गांव से उठकर आपने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश का शीर्षस्थ पद को सुशोभित किया। राष्ट्र के प्रति आपकी सेवाओं के सम्मान में आपको शीर्षस्थ सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। भारत की संसद ने आपके योगदान के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया। अपने लंबे और यशस्वी सार्वजनिक जीवन में भी श्री मुखर्जी जिस भी पद पर रहे, उन्होंने उसकी गरिमा में वृद्धि की। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है और पूर्व राष्ट्रपति को एक मार्गदर्शक करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश शोकाकुल है। देश के विकास यात्रा में उनकी अमिट छाप है। वे एक विद्वान और कुशल राजनीतिज्ञ थे। सभी राजनीतिक दल और समाज के हर एक वर्ग में उनकी पहुंच थी। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के दौरान आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में योगदान दिया है। वे एक बेहतरीन सांसद थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने आम लोगों की पहुंच राष्ट्रपति भवन में बखूबी बढ़ाई। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को अन्वेषण, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का केंद्र बनाया। और सरसंघचालक मोहन भागवत अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। और कार्यक्रम का संचालन करने वाले खड़े होकर अब शुरू होने ही वाले थे प्रस्तावना करने के लिए। उतने में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ पर परिचय के लिए एकत्रित आए हैं, मैं मेरे से प्रारंभ करता हूँ। खड़ा होकर उन्होंने अपना परिचय सबको दिया, थोड़ा सा परिचय दिया। मैं प्रणब मुखर्जी भारत का राष्ट्रपति रहा हूं, ऐसा करके वो बैठ गए। ये इतनी अनपेक्षित बात थी, सब लोग अवाक रह गए और सब लोग मन ही मन उनके इस सादगी की और मिलनसारिता के कायल हो गए। इतना सबके साथ सामान्य होकर घुलने मिलने वाले वो थे, लेकिन वो बहुत बड़े अनुभवी, परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे। उनके पास जानकारी भी थी। दीर्घ जीवन में अनुभवों के कारण उस जानकारी को पचाकर सब दिशा में उसका उपयोग करने वाला विवेक भी उनके पास था और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। उनके साथ बैठे, जितना देर बैठेंगे
लगता था और बैठे, वो और बोले। हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्व को समृद्ध होता उनके सानिध्य में अनुभव करते थे। लंबा राजनीतिक जीवन, कुशल राजनीतिज्ञ का बहुत सफल जीवन उनका रहा। सब प्रकार की चालें भी वो जानते थे, परंतु इस राजनीति के ऊपर उठकर देश हित में सबको अपना मानकर चलने की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सबको अपना बनाने की उनकी वृत्ति, ये सदैव उनके व्यवहार में हमने देखी है। हमने एक विद्वान को खोया है, देश हित के लिए सदैव चिंतित रहने वाले एक देशभक्त को खोया है। हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में विवेक के मार्गदर्शन को देने वाले एक सुहृद को खोया है, बुजुर्ग को खोया है। ये जो हमारी क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणवदा बहुत थोड़े समय के लिए आए, परंतु वो सदैव याद रहेंगे, सदैव लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्यक था। नियति की इच्छा है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। उनके परिवारजनों के शोक में हम सब समान संवेदना रखते हुए सहभागी हो रहे हैं और उनके आत्मा की सद्गति के लिए ईश्वर चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और उस समय को याद करते हुए जब आरएसएस की एक सभा में, एक कार्यक्रम में उन्होंने जून 2018 में भागीदारी की थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपने पूरे जीवन में अपरिहार्य बने रहे प्रणब मुखर्जी, उसके बाद आज भी उनके चले जाने के बाद भी उस अपरिहार्यता को भूला नहीं जा सकता। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश के गणमान्य लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई। आइए सुनते हैं। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनपुण्य सेवा की है। वह अद्भुत कार्यशैली के साथ अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में था। उनका निधन हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनका समय पर मुझे संसदीय अनुभव का लाभ मिलता था। ईश्वर दिग्गज आत्मा को उनके चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार को मेरी प्रति संवेदना। ओम शांति। प्रणवदा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो और फिर राष्ट्रपति के रूप में, तो उनका जो कार्यकाल रहा है वह पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। भारतीय राजनीति के एक अध्याय का समापन हो गया। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। उनकी विद्वता, राष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता, ये भी पकड़ लें, विषयों पर उनकी पकड़
उनकी विलक्षण बुद्धि उन्हें सबसे अलग हटके राजनेता बनाती थी। उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणबदा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं। बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। और इस वक्त हमारे साथ दो हमारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर, और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। और प्रदीप सिंह जी, अगर आपसे शुरुआत करना चाहें तो सार्वजनिक जीवन में उनकी जो आखिरी भूमिका की याद हमें है वो एक राष्ट्रपति के तौर पर है, और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति की परिभाषा एक तरह से बदल दी, कैसे याद करेंगे उनकी इस भूमिका को आज? नहीं, देखिए, उनके पूरे राजनीतिक अगर करियर को देखें आप, उसमें राष्ट्रपति का पद भी आता है, तो मैं कहूंगा कि भारतीय राजनीति का एक और अजात शत्रु चला। 51 साल का संसदीय जीवन और कोई दुश्मन नहीं होता है। अपनी पार्टी में, पार्टी से बाहर, आप किसी भी पार्टी के नेता से बात कीजिए, जब वो सत्ता में थे तब भी, सत्ता से बाहर रहे तब भी, राष्ट्रपति हुए तो उन्होंने मतलब उस पद के अनुरूप अपने कद को जो है बढ़ाया, अपनी गरिमा को बढ़ाया, और कोई उनकी शिकायत करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी में का जो बुद्धि बल था या कहें बुद्धि कौशल था, और उसके अलावा जो नैतिक बल था पिछले 25-30 साल में, उसका वो बहुत बड़ा प्रतीक थे। उनके जाने के बाद से आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर या राजनीतिक सोच वाला, राजनीतिक विचार वाला व्यक्ति जो है कांग्रेस में उस तरह का नहीं है जो दर्जा प्रणब मुखर्जी जी का था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी गरिमा को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के या यूपीए के उम्मीदवार थे। ये एहसास कभी नहीं होने पाया, और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कांग्रेस की धुर विरोधी भाजपा का प्रधानमंत्री उनके चरण स्पर्श करे, उनकी प्रशंसा करे और उनको भारत रत्न से सम्मानित करे ये सरकार। तो ये उनकी जो पूरे जीवन का सार है, उनके पूरे जीवन का जिस तरह से उन्होंने निर्वाह किया, संसदीय परंपराओं का बात हो या प्रशासन की बात हो, तो नियमों को लेकर जो है थोड़ा सख्त रहते थे। लेकिन राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। राजनीति के एक दूसरे के विरोध में हो सकती है, वैचारिक विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी ने सिखाया। कितने लोगों ने सीखा, ये इस पर आज चर्चा न करें तो बेहतर है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन को, अपने राजनीतिक जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप देखिए कि 34 साल की उम्र में इंदिरा गांधी ने उनके इस व्यक्तित्व को, उनके इस टैलेंट को पहचाना, प्रतिभा को पहचाना, और जो हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा, वहां 34 साल की उम्र में उनको राज्यसभा में ले आई। लेकिन उसके बाद का सफर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला उनका रहा। लेकिन प्रणब मुखर्जी जैसे सांसद, प्रणब मुखर्जी जैसे मंत्री, प्रणब मुखर्जी जैसे राजनेता, प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति, ये आज जो परिस्थिति है राजनीतिक, उसमें मिलना ऐसे व्यक्ति का बहुत कठिन है। Also joining us is Prafull Ketkar. He is the editor of the Organizer Weekly. Prafull Ketkar, how would you describe Pranab Mukherjee's legacy? How will he be remembered? Prafull, just hold your thoughts. We have to fix that audio link with you in just a bit, but in the meantime, I'm told we've restored that connection. Prafull, go on.
Yes, we can hear you. Go on. Yeah. As Pradeep ji has rightly mentioned, Right. he was the Ajat Shatru. In politics, it is very difficult, having no enemies. But he had this unique ability to build bridges. He was very lively, affectionate person, but very strict and to the rules at the same time. See, it is very difficult for an individual to be very affectionate, because a couple of times I had occasion to interact with him. When I interacted him on the sidelines of counter-terrorism conference in Jaipur, and another occasion I went to when he was Rashtrapati, I went to meet him to present a copy of Organizer on 90 years of RSS. And, he was so affectionate, as if, he knew me for so many years. He made me sit there and gave his words of wisdom. But when it comes to parliamentary procedure, when it comes to, certain institutional norms, he was a man of rules. He was a man of conviction about constitutional and parliamentary procedures. So you find a fine balance, on one hand, a person with, strong secular credentials in public life, but never ashamed of his identity, and every year he ensured that, he celebrates Durga Puja at his ancestral village and very proudly carried his identity while doing that puja. This was, we can say, if I have to, describe Pranab Mukherjee, then he was a representative of two Indian Bharatiya ethos, which could, take extremes on the middle path. He had this unique ability, the way he, transformed himself in a new role from a, very aggressive, articulate finance minister or defense minister, earlier external affairs minister, to a very calm, composed and elderly Rashtrapati in Rashtrapati Bhavan. It was remarkable. Even the change of guards in center did not change his role as, the first or the constitutional head of India. That describes you the quality of the man. The way he transformed entire, we have one legacy of Dr. APJ Abdul Kalam. He is always remembered for being people's president. But the way Dr. Pranab Mukherjee brought the scholarship, the kind of museum that he has built in Rashtrapati Bhavan, the kind of library, his love for books is well known, and he actually institutionalized that love in Rashtrapati Bhavan. Everything that was presented to him, he preserved it as a museum. He said, this is a legacy. So that shows the temperament and the quality of a person who was not just a politician, an able administrator, a fantastic human being, great scholar, a studious parliamentarian, a very meticulous, politician who understood the game of international politics very well. We are talking about West Asia and the changing dynamics of, India in the entire Gulf region, but we shouldn't forget that Dr. Pranab Mukherjee was the first president to visit Israel, and now we are seeing the changed dynamics with Israel, and he was one of the few persons who had this conviction that in the long run we will have to build bridges with both Israel and Palestine. So, so I see this unique ability to build consensus, find synthesis in contradictions. That is Pranab for me. बिल्कुल प्रदीप जी, उनके पूरे जीवन सफर पे अगर नजर डालें तो ज्यादातर सफर उनका राज्यसभा में रहा 2004 के पहले तक, लेकिन एक
बात जो उनके जीवन से लगातार उनके जो पूरा सफर रहा वो बातें सामने आती हैं कि वो हमेशा कोशिश करते रहे कि कैसे लोकसभा के जरिए जो है लोगों की सेवा की जाए, वहां पहुंचा जाए। और जीवन के जब राजनीतिक जीवन के आखिरी जो सालों में अगर देखा जाए 2004 में वो लोकसभा के लिए चुने गए। क्या लगता है वो क्यों इस तरह की एक इच्छा उनकी थी कि लोकसभा से आना जरूरी, राज्यसभा से भी वो वही काम कर रहे थे, लगातार सरकारों में मंत्री रहे, बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए, काम किए। तो ये व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा दिखाता है? देखिए ओम प्रकाश जी, एक जो भी राजनेता हो जो चुनावी राजनीति में है, उसकी इच्छा होती है कि वो जनता से सीधे चुनकर आए। वो जो कॉन्फिडेंस होता है कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा में या विधान परिषद में आप आते हैं तो एक तरह से आपकी पार्टी आपको नॉमिनेट करती है, आपको भेजती है, आपका चुनाव तय होता है। लेकिन लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में ऐसा कुछ भी तय नहीं होता। आपका काम, आपका व्यक्तित्व, आपके बारे में लोगों की धारणा ये तय करती है कि आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये इच्छा जो है, और किसी बड़े राजनेता में और खासतौर से प्रणब मुखर्जी जैसे कद के नेता में ये इच्छा रही हो कि उनको लोकसभा से आना चाहिए, वरना ये हमेशा के लिए होगा कि पार्टी भेजती रही, राज्यसभा में रहे। इनको बहुत से लोग ये टिप्पणी करते हैं, कभी एक तरह से तंज भी करते हैं कि राज्यसभा वालों को जनता की राजनीति या जमीन की राजनीति की समझ नहीं होती। तो ये एक मन में हर पॉलिटिशियन के रहता है जो राज्यसभा में है कि एक बार लोकसभा से भी आए। लेकिन देखिए उनकी जो आप उनका पूरा राजनीतिक जीवन देखें तो प्रणब मुखर्जी ऐसे 5-7 नेताओं में गिने जाएंगे जिनकी योग्यता ही उनके रास्ते की बाधा बन गई। अक्सर होता है कि योग्य लोगों से अयोग्य लोग बहुत डरते हैं, तो उनकी पार्टी में भी ऐसा था। उनकी योग्यता से लोग डरते थे, उनको आशंका रहती थी कि, आशंका क्या मतलब, उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनका ज्ञान था, समझ था, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। पिछले 30 साल में कांग्रेस का शायद ही ऐसा कोई अधिवेशन हो जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन प्रणब मुखर्जी ने न ड्राफ्ट किया हो। उनके बिना ड्राफ्ट नहीं होता था। आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री बने तो विदेश मंत्री के रूप में पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए। 2 या 3 दिन की यात्रा थी और उनको दूसरे दिन वापस बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया? कि कांग्रेस का अधिवेशन होना है, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कांग्रेस कितना निर्भर थी उन पर, और उनके टैलेंट का अंदाजा लगाइए। वो कांग्रेस का पंचमढ़ी का प्रस्ताव हो या उसके बाद का हो जो हिमाचल प्रदेश में हुआ अधिवेशन, उन सब में सोनिया गांधी को वैचारिक रूप से स्थापित करने में, राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे नेताओं की तरह उनमें महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पार्टी की इच्छा पर कभी हावी नहीं होने दिया। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी थी। उनको पता था कि कहां रुक जाना है, कहां चुप हो जाना है। तो ये संसद में भी जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस जिस तरह से हंगामा करती थी, कार्यवाही बाधित करती थी, उनको पसंद नहीं आता था। पार्टी की बैठकों में वो इसका विरोध करते थे, लेकिन सदन में जाने के बाद या सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी की आलोचना उन्होंने नहीं की। पार्टी ने फैसला कर लिया तो उसको फिर वो मानते थे। तो ये इस तरह के राजनेता, इस तरह का व्यक्तित्व जो अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी पार्टी के दायरे में समेट ले, ये कम लोग। Indeed, I'll ask both our guests, Mr. Singh and Mr. Ketkar, to stay on. In the meantime, as you can imagine, condolences are pouring. Let me recap for the benefit of the viewers the condolences pouring in at this point in time. President Ramnath Kovind said on Twitter, I quote him here, "Sad to hear that former President Shri Pranab Mukherjee is no more. His demise is passing of an era. A colossus in public life, he served Mother India with the spirit of a sage. The nation mourns losing one of its worthiest sons.
condolences to his family, friends and all citizens. Endowed with perspicacity and wisdom, Bharat Ratna Shri Mukherjee combined tradition and modernity. In his 5-decade-long illustrious public life, he remained rooted to the ground irrespective of the exalted offices he held. He endeared himself to people across political spectrum. As a first citizen, he continued to connect with everyone, bringing Rashtrapati Bhavan closer to the people. He opened its gates for public visit. His decision to discontinue the use of the honorific His Excellency was historic, unquote. And Vice President M. Venkaiah Naidu also said on Twitter, I quote him here, deeply saddened by the passing away of former President Shri Pranab Mukherjee, the country has lost an elder statesman in his death. He rose from humble beginnings to occupy the country's highest constitutional position through hard work, discipline and dedication. Mr. Mukherjee brought dignity and decorum to every post held by him during his long and distinguished public service. My deepest condolences to the bereaved family members. Om Shanti, unquote. And Prime Minister Modi said on Twitter, and again I'm quoting here, India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. As India's President, Shri Pranab Mukherjee made Rashtrapati Bhavan even more accessible to common citizens. He made the President's house a center of learning, innovation, culture, science and literature. His wise counsel on key policy matters will never be forgotten by me. He also goes on to say, I was new to Delhi in 2014. From day one, I was blessed to have the guidance, support and blessings of Shri Pranab Mukherjee. I'll always cherish my interactions with him. Condolences to his family, friends, admirers and supporters across India. Om Shanti. And Home Minister Amit Shah also expressed heartfelt condolences at the demise of the former president. In a tweet, Mr. Shah said, I quote, Pranab Da's life will always be cherished for his impeccable service and indelible contribution to our motherland. His demise has left a huge void in Indian polity. My sincerest condolences are with his family and followers on this irreparable loss. Om Shanti, Shanti, Shanti. Deeply anguished on the passing away of former President of India, Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee ji. He was a vastly experienced leader who served the nation with utmost devotion. Pranab Da's distinguished career is a matter of great pride for the entire country. And Mr. Mukherjee's daughter, Sharmishta Mukherjee, recalled her father, late Pranab Mukherjee, through a tweet. She said, and I quote, I bow to all Baba, taking the liberty to quote from your favorite poet to say your final goodbye to all. You have led a full, meaningful life in service of the nation, in service of our people. I feel blessed to have been born as your daughter. And Abhijit Mukherjee, the son of the late President Pranab Mukherjee, in a tweet informed, and I quote, with a heavy heart, this is to inform you that my father, Shri Pranab Mukherjee, has just passed away in spite of the best efforts of the doctors of RR Hospital and prayers, duas and prathanas from people throughout India. I thank all of you. और पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर राजनीति के हर वर्ग से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए सुनते हैं। और ये प्रतिक्रियाएं आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आइए एक नजर डाल लेते हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के जीवन परिचय पर। और ये रिपोर्ट्स और ये पूरा सफ़र हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि देश ने कैसे सपूत को खो दिया है जिसने अपना पूरा जीवन इस देश की उन्नति के लिए लगा दिया। सरकार में अलग अलग पदों पे रहे और लगातार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए, बतौर वित्त मंत्री हो या बतौर रक्षा मंत्री या बतौर विदेश मंत्री। इसके अलावा अलग अलग समितियों में उनकी भूमिका
भूमिकाएं रहें, संसद में उनकी भूमिका और उनके जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उसके लेकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद तक के सम्मान से नवाजा गया। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहार शहर के निकट स्थित मिराती गांव के एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में 11 दिसंबर 1935 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी पिता का प्रणब दा के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। रविंद्र संगीत की प्रख्यात गायिका सुब्रा मुखर्जी से उनका विवाह हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए के साथ साथ लॉ की डिग्री हासिल की। शिक्षक और पत्रकार के तौर पर पेशेवर जीवन की शुरुआत की। प्रणब दा के राजनीतिक सफर की बात करें तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1969 में पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने। 5 दशक के अपने राजनीतिक जीवन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इंदिरा सरकार में 1973-74 में उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री और बाद में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 1982 में इंदिरा सरकार में देश के वित्त मंत्री बनाए गए। नरसिम्हा राव सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद भी संभाला। राव सरकार में ही वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री जैसे पदों पर भी रहे। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री, 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री के पद पर रहे, जबकि वर्ष 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के तौर पर देश की सेवा की। वर्ष 2012 में वो देश के राष्ट्रपति चुने गए। राजनीतिक तौर पर उनका जीवन सदा युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श नेता के तौर पर रहा। वहीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने महामहिम शब्द को राष्ट्रपति पद नाम से हटाया। प्रणब दा को कई अहम सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 2019 में देश की सेवा के एवज में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। वहीं वर्ष 2008 में पद्म विभूषण, वर्ष 1997 में श्रेष्ठ सांसद, वर्ष 2011 में भारत के श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में प्रणब दा को सम्मानित किया गया। उनके लंबे राजनीतिक जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब कांग्रेस पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा के राजनीतिक जीवन का कठिनतम दौर रहा। कैबिनेट मंत्री का पद छीनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम देखने पश्चिम बंगाल भेज दिए गए थे। पार्टी और सरकार में उपेक्षा से नाराज प्रणब दा ने कांग्रेस से नाता तोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी भी बनाई। हालांकि कुछ समय बाद वो फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक बेहतरीन प्रशासक एवं राजनयिक के तौर पर भी याद किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक के निदेशक बोर्ड में रहने वाले प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 1982, 1983, 1984 में राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। वर्ष 1994, 1995, 2005, 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑकलैंड में आयोजित 1995 में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। वर्ष 1995 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी प्रणब दा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही वर्ष 1995 में आयोजित एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रणब दा की 70 के दशक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन में अग्रणी भूमिका रही है। 80 के दशक में एक्सिम बैंक और नाबार्ड के गठन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए प्रणब दा ने ही मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था। वर्ष 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान प्रणब दा संकटमोचक की भूमिका निभाते रहे। उन्हें यूपीए सरकार के दौरान प्रमुख नीतिगत फैसलों का सूत्रधार माना जाता रहा है। प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार हो या रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि जैसे अहम मुद्दों पर पहल के प्रणेता रहे प्रणब दा। यूपीए सरकार में 95 अधिकार प्राप्त मंत्रिमंडल समूहों के अध्यक्ष रहे। प्रणब दा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्तकों का लेखन भी किया। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर याद किया जाएगा जिनकी प्रशासनिक क्षमता अद्भुत थी। साथ ही धर्म और संस्कृति को लेकर उनका लगाव बेहद गहरा था। देश हमेशा भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को एक ऐसे राष्ट्रभक्त के तौर पर याद रखेगा जिन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो कहा जाए तो ऐसे वक्त में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है तो शायद कहना गलत नहीं होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। आइए कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। देश का एक महान सपूत हमारे बीच से चले गया। मैं समझता हूं कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के तो समझ लीजिए वो भीष्म पितामह थे एक किस्म के, और कोई ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती थी जब तक उनकी सहमति ना हो। प्रणब के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। একটা জ্ঞানী পণ্ডিত শিক্ষিত দূরদর্শী সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। একজন রাষ্ট্রনায়কের মতন চরিত্র ছিল প্রণববাবু, যার কাছে দেশের স্বার্থ সর্বের কিছুর অগ্রাধিকার, সবকিছুর অগ্রাধিকারের तालिकाয় প্রথম देशेर स्वार्थ। सब जब उस दुख में डूबे हुए हैं तो मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्चिता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूं। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूं कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी क्षमताओं की बात भी हो रही है। एक वो समय याद होगा आप लोगों को भी कि जब यूपीए सरकार के दौर में लगातार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनते थे और लगभग सभी के जो प्रमुख थे वो प्रणब मुखर्जी बनते थे। कैसे मानवीय क्षमताओं के इस स्तर तक प्रणब मुखर्जी पहुंचे? क्या एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे या उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एक तरह से ट्रेंड किया और उन तमाम परिस्थितियों को वो एक समाधान की तरफ ले जाने की ये क्षमता उनके अंदर विकसित हुई? प्रफुल्ल केतकर जी, एक शिक्षक से लेकर, जी आ रही मेरी आवाज? हाँ जी जी, बोले जी। देखिए, एक शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति पद के उनके प्रवास में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जो मुझे उनसे चर्चा करते हुए और एक पत्रकार के नाते उनके व्यवहार को, जब वो तालकटोरा रोड पर रहते थे उस समय की भी मुझे ध्यान है कि शायद ऐसा कोई दिन होगा कि दिन के कम से कम 16 से 18 घंटे उन्होंने काम ना किया हो। तो एक अद्भुत क्षमता तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी स्मरण शक्ति थी, अध्ययनशीलता उनके स्वभाव में थी। एक साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान का पढ़ाई करना और उसके साथ साथ लॉ करना, ये अपने आप में दिखाता है। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लाइब्रेरी यूज करने वाले राजनेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी माने जाते हैं। तो एक तरफ वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई वित्तीय संस्था ढूंढ लीजिए और वहां से कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रणब मुखर्जी का नाम ना जुड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वही भारत के संदर्भ में, बिल्कुल वही भारत के संदर्भ में भी है। चाहे योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्टर हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो सारे महत्वपूर्ण फैसले, चाहे एम्प्लॉयमेंट से लेकर रूरल डेवलपमेंट से लेकर
जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसमें कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी की छाप हमें दिखती है। और ये सब करते हुए जो उनका एज अ कंसेंसस बिल्डर का रोल था, नेशनल इंटरेस्ट को पार्टिजान इंटरेस्ट से ऊपर रखने की उनकी जो क्षमता थी, और इस कारण से वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्र नीति के बारे में सोच पाते थे और दूसरों को भी ये विश्वास दिलाते थे कि ये किसी केवल राजनीतिक दल का फैसला नहीं है, ये एक सरकार का राष्ट्रहित में फैसला है। ये विश्वास दिलाने की क्षमता जो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी में थी, उस कारण से मुझे लगता है कि इतनी विभिन्न भूमिकाओं में भी वो अपनी छाप छोड़ पाए। अन्यथा ये बहुत मतलब असामान्य सा लगता है जो उनका प्रवास रहा, एक सामान्य शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, और उस राष्ट्रपति भवन के इसमें भी जिस तरह की गरिमा, जिस तरह का रूटेडनेस, जी, जिस तरह का अपनी संस्कृति और पूरा विद्वत्ता के प्रति उनका जो एक तरह से शरण जाकर एक तरह से आश्रय में रहकर काम करने का स्वभाव, ये इतना अद्भुत था। कभी एक अनुभव अपना वन में उनसे समय हम लोगों ने मांगा, और ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य का एक अंक उन्होंने पूछा था कभी, तो मैं उनको देने के लिए हम लोगों ने समय मांगा था। तो उनको राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तो हमारे सबसे जो संस्थापक इसमें से रहे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी पांचजन्य के पहले संपादक रहे, तो उनकी एक उस समय की, उस जमाने की ऑर्गेनाइजर पांचजन्य जब शुरू हुआ उस जमाने की एक फोटो थी, तो वो फोटो एक फ्रेम बनाकर उनको गिफ्ट करके। प्रफुल्ल केतकर जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं यहाँ पे, एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, हम ये बातें आगे भी जारी रखेंगे, तो यहाँ पे हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो, खुशियाँ दे इतनी सारी सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। IUCD चलो। I'll start करेंगे, बिल्कुल। जयंत घोषाल हिंदी में, जयंत घोषाल एंड प्रदीप मुखर्जी जी। Welcome back. You're watching the continuous coverage here on DD News and DD India of the sad demise of former President of India, Pranab Mukherjee. And we still have Mr. Pradeep Singh with us. And joining us at this point in time is another senior journalist, Jayant Ghoshal. Mr. Ghoshal, if I can bring you in the discussion, I'm told, let me go across to Pradeep Singh then. Pradeep Singh ji, how would you describe Pranab Mukherjee's legacy? What will he be remembered for? You know, he was a statesman, elder statesman, an orator, administrator, scholar. So when you look back at his, the man and his politics, what would you say about him?
नहीं, देखिए एक बात तो थी उनके व्यक्तित्व में कि उन्होंने अपने अंदर के शिक्षक को कभी मरने नहीं दिया। उनके अंदर का जो शिक्षक था वो हमेशा जीवित रहा, चाहे जितने बड़े पद पर वो पहुंच गए। और सभी पत्रकारों को जो उनसे मिले हैं, उनके मंत्री रहते या राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हुए, सब लोग जानते हैं कि उनसे प्रश्न पूछिए तो जैसे क्लास में कोई टीचर समझाता है उस तरह से पूरी बात समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके व्यक्तित्व के जो तमाम पहलू हैं, जो गुण हैं, उनमें दो चीजें जो है वो धैर्य और संतोष, ये बहुत बड़ा गुण था उनका, कि अधीरता नहीं दिखाई उन्होंने कि हमको कुछ ये मिल जाए इसके लिए हम तीन तिकड़म करें, कुछ करें, ऐसा नहीं किया। दूसरा, जो मिल गया उससे संतुष्ट रहे। आप उनकी मनस्थिति की कल्पना कीजिए कि 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी योग्यता को नजरअंदाज कर दिया पार्टी ने। प्रणब मुखर्जी वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, उनके बॉस थे, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में उनके बॉस बन गए। लेकिन पूरे 10 साल में कभी सुनाई नहीं दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ व्यवहार में कोई तल्खी आई हो, कोई बेअदबी की हो, या कोई ऐसा व्यवहार किया हो जो उनकी प्रतिष्ठा के या प्रधानमंत्री पद के अनुरूप न हो, और प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व था उसके अनुरूप न। तो ये सामान्य बात नहीं होती, सामान्य लोगों में ये गुण नहीं होता कि इतनी बड़ी चीज को इतनी सहजता से स्वीकार करते। पार्टी ने कई मौकों पर उनका जो दावा कहें या उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना कोई गुट नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम असंतुष्ट हैं, पार्टी ने हमारे साथ बड़ा भेदभाव किया है, हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है, और सार्वजनिक मंच पर कहीं ये बात कहें, कभी नहीं कहा। राष्ट्रपति रहते हुए भी नहीं कहा, राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए तब भी ये शिकायत नहीं की। उनको जीवन में जो मिला, जैसे मिला, उसको उन्होंने स्वीकार किया। जी बिल्कुल। एक और प्रमुख बात, जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं पहले भी, और जिस तरह से उन्होंने उस चीज का जिक्र किया, उस संवेदनशीलता का जिक्र किया कि जब वो प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आते हैं तो एक गाइडेंस की तरह जो उनका पूरा अनुभव था प्रणब मुखर्जी जी का, उसका लाभ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। और जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो दिल्ली में एक तरह से शुरुआती दौर में नए थे और ये अनुभव बहुत काम आया उनके। कैसे देखते हैं इस ट्रांजिशन को और इस अनुभव से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने की पूरी प्रवृत्ति को? नहीं, देखिए, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय बड़ा हो, जो पेटी पॉलिटिक्स या छोटी बातों से ऊपर उठ चुका हो, जिसके मन में देश हित सबसे पहले हो, जिसको लगता हो कि जो देश हित में काम कर रहा है उसका साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं उसका अगर वो सही है तो उनका समर्थन मिले। वो अब जो प्रधानमंत्री का एक भाषण अभी सुना रहे थे थोड़ी देर पहले आप लोग, उसमें प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बड़ी चिंता करते थे वो चुनाव के समय, बाकी समय जितना काम करते हैं प्रधानमंत्री, उसको लेकर के अपनी सेहत का भी ध्यान रखा। तो उन्होंने राष्ट्र हुए प्रधानमंत्री का अभिभावक बनने का भी वो भी भूमिका निभाई, कि जैसे पिता या कोई अभिभावक अपने बच्चे की चिंता करता है उस तरह से वो लगातार प्रधानमंत्री की चिंता करते रहे। और उनका जो अनुभव था, देखिए, इसका लाभ प्रधानमंत्री को भी मिला। उनके अनुभव का, प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय जगत का उनका अनुभव, तो वो अनुभव जो है वो प्रधानमंत्री के काम आया, वो इस सरकार के काम आया। और उन्होंने इस बात में कोई कताई नहीं की प्रणब मुखर्जी ने कि मैं दूसरी पार्टी का था, मेरी विचारधारा अलग थी, इस विचारधारा का मैंने जीवन भर राजनीतिक विरोध किया, ऐसे व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध क्यों बनाना, जितना औपचारिक रूप से होना चाहिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में संबंध उतने तक सीमित रखें।
ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले, उसी तरह से उनका घर, उनका मन जो है, उनका व्यक्तित्व सबके लिए खुला था। आप कुछ लेना चाहें, आप कुछ प्राप्त करना चाहें, तो आपके लिए उनका दरवाजा खुला है। वो कभी भी किसी वैमनस्य के भाव से, चाहे उनका जितना बड़ा राजनीतिक विरोधी हो, उससे बात इस तरह से नहीं करते थे। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत विरोध किया उनका, बहुत खिलाफ बोली, लेकिन आपने उनके मुंह से कभी हम लोगों ने कोई बात ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं सुनी। तो ये बड़े दिल और बड़प्पन जो होता है एक स्टेट्समैन का। मुझे जहां याद है, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन भी बहुत आगे बढ़ के किया था शायद। इनफैक्ट ओपी ममता जी की जब जिक्र हो रही है तो उनका भी एक बयान आया है कि शी सॉ प्रणब मुखर्जी एज ए कोट अनकोट फादर फिगर। तो ये भी एक उनका एक फैसेट था पर्सनालिटी का, जो यू कट अक्रॉस पार्टी लाइंस। बिल्कुल। आप देखिए, वो अपनी पार्टी के लोग हों, दूसरी पार्टी के लोग हों, जो उनके पास गया, मदद के लिए गया, सलाह के लिए गया या उनसे मिलने गया, उसके हित में क्या होगा? आपको बीजेपी के या दूसरे दलों के ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनको उन्होंने बताया कि उनको राजनीति किस तरह से करनी चाहिए। हम उन्हीं की पार्टी के खिलाफ, जब राष्ट्रपति बन गए तब की बात नहीं कर रहे, जब वो सक्रिय राजनीति में थे तब भी। तो अपने से आगे वाली पीढ़ी को गाइड करना, उसका मार्ग निर्देशन करना, ये सामान्य पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये कोई स्टेट्समैन ही कर सकता है, जिसको लगे कि अगर राजनीति बेहतर होगी तो उससे देश बेहतर होगा, उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। केवल एक पार्टी की हित की बात नहीं है, सभी पार्टियों में अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, तो उसका फायदा सीधे लोकतंत्र को मिलेगा। भारत में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी और मजबूत होगी। ये इस तरह की सोच वाले नेताओं में थे प्रणब मुखर्जी, जिनके लिए पार्टी थी, उसके अनुशासन से बंधे थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, उनके पास जो गुण था, उनके पास जो बुद्धिमत्ता थी, उनके पास जो एकेडमिक अनुभव था, प्रशासनिक अनुभव था, राजनीतिक अनुभव था, उसको बांटने में उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ हमारे नए मेहमान जुड़ रहे हैं, जयंतो घोषाल साहब। बहुत बहुत स्वागत जयंतो सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे बातचीत मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूंगा, और जहां तक मुझे याद है ये कहानी शायद आपने ही बहुत सालों पहले सुनाई थी मुझे, कि उनकी जो अपरिहार्यता है, जिस तरह से वो लगातार भारतीय राजनीति में जरूरी बने रहे। जब 1980 में शायद जब इंदिरा गांधी दोबारा आई प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उसके बाद शायद प्रणब मुखर्जी चुनाव हार चुके थे। ये कहानी अगर गलत होगी तो आप मुझे बताएंगे। तो उसके बाद उनको बंगाल से इंदिरा गांधी ने वापस बुलाया और अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया। इस कहानी को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताएं, इससे पता चलता है कि क्या उनकी अपरिहार्यता थी। नहीं, देखिए, प्रणब बाबू को चुनाव लड़ने के लिए मिसेस इंदिरा गांधी माना की थी, बोले थे कि तुम नहीं जीत पाओगे और चुनाव लड़ो मत। लेकिन प्रणब बाबू को लगा था कि हम चुनाव जीतेंगे, और बोला नहीं, हम कोशिश करते हैं। जब हार गए, वो दुखी होकर बैठे थे, तो बुलाएं और बोले कि हम तुमको राज्यसभा से ले आएंगे, और कैबिनेट में भी शामिल किए हैं। गुजरात से राज्यसभा मेंबर बनाया, क्योंकि बताया कि आई नीड यू, इस समय जरूरी है। और मुझे याद है और एक रोचक घटना कि जब शिवराज पाटिल को होम मिनिस्टर बनाया था सोनिया जी ने, और प्रणब बाबू ने मुझे बताया था कि मिसेस इंदिरा गांधी हारने के बाद मुझे जैसे दिल्ली ले आए थे, आज शिवराज पाटिल को मिसेस सोनिया गांधी वही कर रहे हैं जो मिसेस इंदिरा गांधी हमारे साथ किए थे। तो लेकिन प्रणब बाबू के बारे में एक ही चीज मुझे कहना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन छोटा ब्लू कलर का उनके अटैची में ऑलवेज रहता था। वो कहते थे कि देखो, कभी हम रूलिंग पार्टी है, कभी ऑपोजिशन है, लेकिन चलाता है देश ये कॉन्स्टिट्यूशन। और वो आर्टिकल 35, आर्टिकल 370, आर्टिकल सब ऑलवेज वो पढ़ना उसको बहुत हॉबी था। ऑलवेज वो पढ़ते थे, प्लेन में भी जाते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे। तो मुझे याद है अरुण जेटली
कॉमर्स मिनिस्टर बने हैं, वो आए थे WTO और वो गैट का वो चल रहा था कॉमर्स में, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो बताया था कि प्रणब बाबू डंकल प्रपोजल शुरू किए थे कॉमर्स मिनिस्टर के नाते, और अभी आप बैकग्राउंड जो है वो सिखा दीजिए। तो प्रणब बाबू को, अरुण जेटली को प्रणब बाबू ने समझाया और बहुत तारीफ करते थे, कहते थे बीजेपी में राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में प्रणब बाबू भी थे, जाते थे, और अरुण जेटली, तो कहते थे कि ये जो बीजेपी कांग्रेस ये सब चुनाव के समय लड़ाई और ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री तो बाद में, गुजरात चीफ मिनिस्टर के नाते आपको जरूर याद होगा विज्ञान भवन में आके गुजरात सीएम प्रणब बाबू का कितना तारीफ किए थे कि गवर्नेंस को बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय प्रणब बाबू, और कितना तारीफ किए थे। और जब राष्ट्रपति बने, मुझे आज भी वो दिन याद है, ओथ टेकिंग सेरेमनी के एक दिन पहले, क्योंकि वो सार्क के कंट्रीज को बुला लिया था और बहुत अचानक सब कुछ हो रहा था, तो प्रणब बाबू के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ आ रहे हैं, सार्क के कंट्रीज है, तो प्रणब बाबू विदेश मंत्री थे, प्रणब बाबू का एक्सपीरियंस है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होने के पहले नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या रिलेशनशिप था, आपको ये तो सबको पता है कि जैसे भारत रत्न के बारे में जब मोदी जी ने फोन करके बताया कि आपका नाम मैंने दे रहा हूं और इसमें आपको कोई इनकार करने का सवाल ही नहीं है, अभी प्रेसिडेंट हाउस वेट कर रहा है नाम के लिए, तो प्रणब बाबू कह रहे हैं कि हम क्या बता सकते हैं, आप जब तय कर लिए। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई पॉलिटिकल जो बैटल हम लोग जो देखते हैं कि तू मैं जो संस्कृति आज भी हम कांग्रेस पार्टी में देखते हैं, वो प्रणब बाबू के बारे में कांग्रेस, तो मुझे कभी कभी लगता है जो कांग्रेस जस्टिस नहीं दिखाया। कांग्रेस RSS ऑफिस में गए थे प्रणब बाबू, और उसके लिए कितना रिएक्शन हुआ था। प्रणब बाबू का प्रेसिडेंट भी जो नॉमिनेशन, वो भी तो पहले तो फर्स्ट चॉइस नहीं था, सबको आज पता है। प्रणब बाबू ने खुद लिख के गए हैं किताब में, और वो तो ममता बनर्जी ने क्या रोल प्ले किए थे, सब कुछ आज तो वो इतिहास है। तो आज के दिन में बहुत दुखद, मतलब जो घटना अभी जाना प्रणब बाबू के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम होगा। और हर समय मध्य प्रदेश में क्राइसिस, कांग्रेस के लोग मुझे कहते हैं पत्रकार के नाते, मैं जब पूछता हूँ कहते कि वी आर मिसिंग प्रणब बाबू। तो प्रणब बाबू प्रेसिडेंट मतलब जब थे उस समय तो जरूर सब लोग जाते थे। जब प्रणब बाबू, बहुत लोगों को पता नहीं है कि प्रकाश जावड़ेकर से लेके रविशंकर जी सब मिनिस्टर, अभी भी कुछ दिन पहले तक भी, कोरोना के पहले मैं बोल रहा हूं, सब लोग आते थे और बातचीत करते थे। ये डायलॉग और प्लूरलिज्म, कॉन्सेंसस, ये सब झगड़ा पार्लियामेंट में होता है, लेकिन कभी कॉन्फ्रंटेशन का मानसिकता प्रणब बाबू के पॉलिटिकल डीएनए में ही नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी प्रणब बाबू, और प्रणब बाबू कम बोलते हैं जी, सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंदिरा गांधी ने एक बार बताया था कि ये प्रणब बाबू को मैं पसंद करता हूं इसीलिए कि हथौड़ी भी तुमको सिर में मरोगे तो उसको पाइप से धुआं निकलेगा, बात नहीं आएगा। तो प्रणब बाबू को, और प्रणब बाबू मुझे बताया था कि 6 फुट हाइट है किसी का, उसको खाना नहीं दोगे तो 3 दिन वो ना खाने से वो वीक हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, लेकिन हाइट अगर 6 फुट है तो 6 फुट ही रहेगा। तो राजनीति में पॉलिटिकल स्टेचर जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो प्रणब बाबू कभी कभी मर्क्यूरियल उनके टेम्परेचर होता था। कभी एक किस्सा में जब मनमोहन सिंह का नंबर 2 बने, मुझे गवर्नमेंट सब चलाएंगे, नंबर 2 आप ही तो Mr. Koshal, do stay on. We'll try to fix that link with you in just a bit. But time for a very short break. When we come back, we'll have our colleague Vishal Barrister join us with the latest from RR Hospital in New Delhi. Keep watching. एक भरोसे का हुनर आंखों मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां, हमारा बैंक वहां।
টাইম দিচ্ছে। वनडे सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। विशाल बैरिस्टो के पास चले जाइए। विशाल बैरिस्टो एंड जयंतो है कि जयंतो घोषाल और संजय सिंह। प्रदीप सिंह जी नहीं है। प्रदीप सिंह नहीं है। प्रदीप सिंह नहीं है। Welcome back. You're watching the continuous coverage here on DD News and DD India about the demise of former President of India, Pranab Mukherjee. And joining us now for our continuous coverage is my colleague Vishal Baristo, who is joining us from outside the RR Hospital in New Delhi. Vishal, if you can hear us, update us on what you're picking up from the ground as we speak. As we get to know that Pranab Das, as he's been known all his life by his, all the fans and followers, he rests in peace inside the RR Hospital, and at 8 o'clock his mortal remains would be moved to his residence for all those who can want to pay the last respects. So 8 o'clock his mortal remains would be moved to his residence, and there it would be kept for 2 hours before the final journey takes place and the final rites takes place. But as of now, till 8 o'clock, Pranab Da rests in peace inside the RR Hospital. Ramesh? Also, Vishal, walk us through the engagements that are likely to take place tomorrow. Help our viewers get a sense of the next steps in the last rites for the late President of India. Well, Ramesh, because Pranab Da was a very popular politician and also a human being, and he had friends all across party lines, not only within the Congress but also in the opposition parties. He had friends and his friend, we all know that it was the Prime Minister Narendra Modi who had proposed his name for the Bharat Ratna award. So given that a lot of people would like to pay along with the politicians to pay their last respects, and that is why his mortal remains would be kept at his residence for 2 hours. 8 o'clock his mortal remains would be moved from RR Hospital, and after that for 2 hours it would be kept at his residence. So all those who would like to pay their homage, pay their last respects to the former President of India, and also the man who had dominated the Indian political scene for decades. He was a great man, a great personality, and whether it was defense or finance, I beg your pardon, whether it was finance or parliamentary affairs, any issue, and Pranab Da was there to help out his colleagues not only within the party but across the party lines, and that is why people, not only the politicians but also all those who have been in touch with him, would like to pay their last respects. And let me tell you that I am reminded of an instance when he had been nominated from the party for the election of president by the Congress party. He had come in Rajasthan for his campaigning, and jokingly he had said that I would be like to be called Dada forever, and that is why we all call him Pranab Da. That was the greatness of that man, who had a long political career, who had friends across party lines, and today when he is no more with us, but his fond memories are going to stay with us for a very long time. Ramesh? Indeed. On that note, Vishal, thank you for bringing our viewers up to speed with the latest from outside the RR Hospital in New Delhi. Appreciate it. और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जयंतो घोषाल साहब, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, हमारे साथ अशोक भट्टाचार्य, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आर्थिक पत्रकारिता को आपने लंबे समय तक किया है और निश्चित तौर पर वित्त मंत्री के तौर पे प्रणब मुखर्जी को हम लोग जानते हैं। इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पे भी उनकी बड़ी भूमिका रही।
ये जो आर्थिक मामले थे, ये मैं खासकर आपसे जानना चाह रहा हूं, उनकी भूमिका को लेकर, और खासकर 1984 में उनको पूरी दुनिया के सबसे अच्छे वित्त मंत्रियों में से शामिल किया गया था एक मैगजीन के द्वारा। क्या उनका योगदान रहा? आर्थिक नीतियों की जहां तक बात करें तो कैसे आज उनको आप याद करेंगे? देखिए, 1982 में जब उनका अर्थ मंत्री के दफ्तर में जब उनका आगमन हुआ, भारत की अर्थनीति की अवस्था बहुत ही शोचनीय थी, और भारत की जो एक जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वजह उनके पहले जो वित्त मंत्री थे आर वेंकटरमन साहब, उन्होंने एक IMF लोन का एक $5.8 बिलियन का, उस समय IMF का सबसे बड़ा एक लोन था, वो लोन लिया था सरकार ने, और उससे एक आर्थिक जो हमारी जो स्थिति थी और उसका तो एक समस्या तो था ही, उस लोन से हम संभल रहे थे, पर वो IMF लोन उस समय एक राजनीतिक एक विवादास्पद चीज बन गई थी, बहुत बड़ी। पर मुझे याद है जब प्रणब मुखर्जी साहब जब अर्थमंत्री के जब उसमें पद में आए, तो उनका पहला एक दायित्व रहा, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह उस दायित्व को उन्होंने संभाला, वो था कि किस तरह से वो एक IMF लोन का एक तरफ से विवाद के बिना अर्थनीति को संभालने की कोशिश की जाए, और दूसरी तरफ वो किस तरफ से उस IMF लोन को बदल के एक राजनीतिक एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करें। और उन्होंने वो 3 साल में, मैं समझता हूँ ये चीज का पूरी तरह से ये उपलब्धि मैं मानता हूँ उनका ये है कि जब उन्होंने IMF के लोन के पैसे से उन्होंने देश की अर्थनीति को बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन 1.5 साल में उन्होंने बदल दिया। देश की अर्थनीति ने भी इसका साथ दिया उनका, पर उन्होंने जरूर ये IMF लोन जिस तरह से उन्होंने लिया उसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद उन्होंने उनके तीसरे बजट में उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जो राजनीतिक तौर से मैं मानता हूँ कि वो एक क्लियर स्टेटमेंट था। उन्होंने यह कह दिया कि भारत अपनी आखिरी किस्त IMF से नहीं लेगी, भारत ये चाहेगी कि वो आखिरी किस्त IMF जो और भी जो देश हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं उनको लिए दिए जा सके, और भारत ने अपना आखिरी किस्त को नकार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ IMF लोन से आर्थिक स्थिति मजबूत की, और दूसरी तरफ से IMF लोन की जो आखिरी किस्त उन्होंने मना करके उन्होंने एक राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसका एक कड़ा मुकाबला किया, और मैं समझता हूँ कि जो इंदिरा गांधी सरकार ने उसका पूरा फायदा उठाया। दूसरी जो नीति उनकी 1982 में 82 से 84 में जो आई, वो मैं समझता हूँ कि NRI इन्वेस्टमेंट में उन्होंने काफी जोर दिया, और उसका आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक ये जो NRI इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये स्वराज पाल का कंट्रोवर्सी, एस्कॉर्ट सन, उसका काफी कंट्रोवर्सी आया, पर उन्होंने उसको भी ठीक तरह से संभाला। और तीसरा एक कंट्रोवर्सी मैं समझता हूँ जो के सामने आया और उन्होंने उसका अच्छा कड़ा मुकाबला किया, वो है कि केंद्र और प्रदेशों का जो एक वित्तीय एक जो रिलेशनशिप, जो संपर्क जो है, जो केंद्र और प्रदेशों का जो वित्तीय संपर्क, उसका ढांचे के बारे में उन्होंने काफी जोर दिया। और मैं मानता हूं कि जो सरकारिया कमीशन का जो गठन हुआ और उन्होंने जो अष्टम फाइनेंस कमीशन के साथ जो उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया, वो काफी मुझे अभी भी याद आ रही है। और जब दूसरी बार जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, और वो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात कह दूं कि हमारे देश में अभी तक 5 ऐसे वित्त मंत्री हैं जो 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, पर वो ऐसे एक वित्त मंत्री रहे जो उनका दूसरा मंत्री पद का काल 25 साल बाद आया। इसका मतलब वो जब 1982 और 84 में जब पहली बार जब वित्त मंत्री बने, उसके 84 में वो उनका वित्त मंत्री का पहला दौर खत्म हो गया। उसके 25 साल बाद 2009 में वो फिर वित्त मंत्री बने, और उस टाइम उनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो मनमोहन सिंह
उनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर थे जब वो पहली बार वित्त मंत्री बने थे, पर उनकी राजनीतिक जो एक उदार चरित्र था उनका, वो मैं मानूंगा कि जी उन्होंने अशोक जी, मनमोहन सिंह को अपना प्राइम मिनिस्टर मान के वित्त मंत्री का पद संभाला और वोडाफोन टैक्स ऐसे कंट्रोवर्सी को उनका संभाला। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो अवदान जो है, योगदान जो रहा है वित्त मंत्री के तहत, ये एक इतिहास में एक बहुत बड़ा एक अध्याय माना जाएगा। Right, I'll ask Mr. Bhattacharya and other guests to stay on, but I want to take a moment to bring our viewers up to speed with a profile of the man and his politics. Take a look at the life and times of late President Pranab Mukherjee. A man of humble origins, former President Pranab Mukherjee was born in the small village of Mirati in Birbhum district of West Bengal on December 11, 1935. Pranab Mukherjee's father had a great influence on his life. Mukherjee, or Pranabda as he was called by many, was married to late Shubhra Mukherjee, an accomplished singer of Rabindra Sangeet and an artist. Pranab Mukherjee acquired a master's degree in history and political science as well as a degree in law from the University of Calcutta. He then embarked on his professional life as a college teacher and journalist. Inspired by his father's contribution to the national movement, he in 1969 plunged into full-time public life following his election to the upper house of parliament on a Congress ticket. Under late Prime Minister Indira Gandhi, Pranab Mukherjee's rise in his political career was rapid. He was made Deputy Minister Industry, Shipping and Transport, Steel and Industry, and Minister of State for Finance in the period 1973-74. He assumed office as Finance Minister of India for the first time in 1982 in the cabinet of Prime Minister Indira Gandhi and was leader of the House in Rajya Sabha from 1980 to 1985. He was Deputy Chairman of the Planning Commission from 1991 to 1996, Minister for Commerce from 1993 to 1995, Minister of External Affairs from 1995 to 1996, Minister of Defense from 2004 to 2006, and once again the Minister of External Affairs from 2006 to 2009. He was the Minister of Finance from 2009 to 2012 and Leader of the Lower House of Parliament from 2004 to 2012 till he resigned to contest election to the office of the President. He was a role model for the youth of the nation because of his clean and unblemished image in public life. The many awards and honors conferred on him include India's highest civilian award, Bharat Ratna, which was conferred on him in 2019. Earlier, he was also awarded the second highest civilian award, Padma Vibhushan, in 2008, the Best Parliamentarian Award in 1997, and Best Administrator in India Award in 2011. The political road hit a few roadblocks during Rajiv Gandhi's regime, which was perhaps the most difficult time in his public life. He resigned from the cabinet and was asked to look into the party affairs as the PCC president of West Bengal. He then decided to part ways with the Congress and made his own party, the National Socialist Party. However, after some time, he merged the party in the Congress and continued serving the nation in various capacities. Pranab Da will always be remembered as a hard-working person who had vast experience in administration, diplomacy, and politics. He had extensive diplomatic experience and served on the board of governors of the IMF, World Bank, Asian Development Bank, and African Development Bank. He led the Indian delegation to the Commonwealth Finance Ministers' conferences in 1982, 1983, and 1984. The United Nations General Assembly in 1994, 1995, 2005, and 2006. The Conference of Commonwealth Heads of Government at Auckland in 1995, the Non-Aligned Foreign Ministers' Conference at Cartagena in 1995, and the conference to mark the 40th anniversary of the Afro-Asian Conference in Bandung in 1995. Pranab Da, coming from a rural background, played a stellar role in the formation of local rural banks in the 70s. He was a key figure in the formation of Exim Bank and NABARD during the 80s. While discharging the duties of Finance Minister, it was Pranab Mukherjee who appointed former Prime Minister Dr. Manmohan Singh as the Governor of RBI. Pranab Da was the main troubleshooter for the UPA government during 2004-2014, often diffusing critical situation in the government and the party. In the parliament, he was the leader who was respected by all and commanded respect and admiration on both sides of the political divide. He was considered the main brain behind a string of key decisions made by the UPA government, including the Right to Information Act, administrative reforms, Manrega, Food Security Act,
So much was his indispensability during those years that he headed 95 empowered groups of ministers during the UPA regime. Pranab Da also authored several books on the Indian economy and on nation building. Let the objective of spreading peace, harmony and happiness inform the formulation of our public policy and guide all the actions of our state and citizen in their everyday life. These only will be able to create a happy nation where nationalism flows uninterruptedly, automatically. A powerful orator and scholar, Pranab Da will always be remembered for his intellectual and political prowess, as well as a remarkable knowledge of international relations, finance, and parliamentary process. Indian nationalism emanated from universalism, the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, Sarve Sukhina Bhavantu, Sarve Santu Nirama. We see the whole world as one family and pray for the happiness and good health of all. Our national identity has emerged through a long-drawn process of confluence, assimilation, and coexistence. He was acclaimed for his role as a consensus builder on difficult national issues through his ability to forge unity amongst diverse political parties. Pranab Da was closely associated with culture and religion, often leading the prayers during Durga Puja in his ancestral village in West Bengal. India will always remember him as an astute politician, able administrator, and above all, a compassionate human being who remained connected to his roots. Bureau Report, DD India. और हमारे साथ हमारे तमाम अतिथि विशेषज्ञ मौजूद हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, उनकी हमने देखा किस तरह की भूमिका आर्थिक मामलों में रही, अलग अलग सरकारों में उनकी भूमिका रही, लेकिन जो एक बात जो उनको खास बनाती है वो है कि तमाम राजनीतिक दलों के बीच में उनकी स्वीकार्यता, और जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब भी हमने देखा था। तो कैसे इसको उन्होंने साधा, इस चीज को कैसे साधा, क्योंकि पार्टी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपने बायसेस होते हैं, उसके बीच में कैसे उनको हम एक अजात शत्रु के रूप में आज याद कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए प्रणब बाबू 1900, ये आवाज इको आ रहा है मेरे कान में, उसको जरा ठीक करवा देंगे प्लीज। प्रणब बाबू एक ऐसे नेता हैं जो 1969 में संसद में आते हैं, अपर हाउस में, राज्यसभा में, वो भी एक ऐसे एज में जिसमें नॉर्मली राज्यसभा अपर हाउस में कम लोग आते हैं, मतलब अर्ली 30s में वो आए। और जब वो राष्ट्रपति के पद पे थे तो जिस पार्टी को बिलोंग करते थे उससे ज्यादा वो करीब हुए नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री भारत के बने 2014 में। 2012 में वो राष्ट्रपति बने। मैं जयंतो घोषाल जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन उस चीज को करे थे, उन सर्कमस्टांसेस को। A.K. भट्टाचार्य जी उनके वो नीतियों को बता रहे थे। लेकिन एक चीज देखिए कि जो व्यक्ति 1969 में राज्यसभा में आता है, वो व्यक्ति 25 साल बाद लोकसभा में आता है। 2004 में पहली बार वो लोकसभा में आए। और जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी खुद ही इस चीज को बता चुके हैं कि दिल्ली जब आए तो प्रणब मुखर्जी एज ए राष्ट्रपति से ज्यादा एज ए गार्जियन उन्होंने उनका हाथ थामा और उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाओं से परिचित करवाया। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम राजनीति में वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। और कमाल की मेमोरी, कमाल के उनके नोट्स। वो किसी भी जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ जो लोग भी इंटरैक्ट करते थे, मतलब एक आप एनरिच होकर के उनसे बात करने के बाद वो निकलते थे। तो इसलिए देखिए भारत रत्न जो उन्हें दिया गया वो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दिया गया, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे यहाँ होता है। और आमतौर पे ये परंपरा रही है कि आपका जो जिस तरह का आइडियोलॉजिकल थॉट के हिसाब से भी, मतलब ये एक एक्विजिशन, ये चार्ज हमेशा से लगते रहा है, उससे परे, क्योंकि प्रणब का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उन्होंने जिस तरह के सॉल्यूशंस, जिस तरह की चीजें और राष्ट्रपति पद की मर्यादाएं
और उसका जो गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया, या उसके पहले की उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही, उन संपूर्णता के बेसिस पे भारत रत्न दिया जाता है। उससे एक कदम और आगे चलिए, जब वो राष्ट्रपति का पद वो त्याग कर रहे थे, राष्ट्रपति त्याग करने के बाद वो आरएसएस के कन्वेंशन में गए। बहुत शोर हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सवाल उठाए, लेकिन प्रणब बाबू का वहां जो भाषण था वो एक ऐतिहासिक भाषण होगा, और मुझे लगता है बहुत सारे समय लोगों को वो चीज सुनना चाहिए। वो हर पक्ष के लोगों को, चाहे वो जिस तरह के भी थॉट या आइडियाज को रखते हों, वो जाना एक चीज को इंगित करता है कि वो अपने थॉट या आइडियाज में एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मतलब जो रूटेड टू ग्राउंड, रूटेड टू हर तरह से, जिन्हें कांग्रेसी मोल्ड में आप वो फिक्स करना चाहते हैं। उनकी राजनीति भी पूरी कांग्रेस की रही। राजीव गांधी का पीरियड जैसा आपने अभी उनके व्यक्तित्व के बारे में एक पैकेज रन करते हुए बताया। और संजय सिंह जी, जो आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की बात आप कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका विश्लेषण हुआ वो भी तमाम पक्षों ने उसमें से अपने अपने हितों की बातें, अपने अपने मनमाफिक बातें निकाली और सब लोग खुश हो गए। वो भी उनकी एक जो अजात शत्रुता की जो हम बात कर रहे हैं उसका भी एक उदाहरण बन के सामने आया। देखिए, ये बहुत बड़ी खूबी होती है, एक स्टेट्समैन की खूबी होती है कि स्टेट्समैन जो है वो लार्जर गुड की तरफ देखता है कि इसमें बहुजन हिताय या बहुतायत के लिए अच्छी चीज क्या है। और किसी मतलब अगर कोई ये चीज समझता है, उन्होंने इतने लंबे समय सत्ता में रह करके, सत्ता के बाहर से, बाकी राजनीति में रह करके उन्होंने इन परंपराओं को भी देखा था, और उन्हें लगा कि वहां जाके उन्होंने अपने दिल की भी बात कही, उन्होंने बाकी चीज भी कही, साथ में उन्होंने आरएसएस के बारे में जो बहुत सारी धारणाएं थी उनको भी उन्होंने चिन्ह किया, साथ में अपनी बात भी उन्होंने कही। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे एक दूसरा चीज लीजिए, जब मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एक बार संसद में बड़ा हंगामा चल रहा था और संसद बिल्कुल कांग्रेस पार्टी वो ठप वो कर रही थी, और एक दिन ऐसा आया था जिस दिन कुछ सांसद सस्पेंड किए गए थे लोकसभा स्पीकर के द्वारा। उस दिन उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट के साथ इंटरैक्शन वो राष्ट्रपति भवन में रखा था। मुझे भी ये सौभाग्य था वहां जाने का। कुछ समय पहले उन्होंने 3 चीजें कही थी, उस बात को उन्होंने वहां पे दोहराई थी जी जी कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट, और इनके आधार पे फिर ये डिसेंट जो है उसका सोल्यूशन निकलता है डायलॉग से, बातचीत के एक प्रोसेस से, कि आप चर्चा कीजिए, आप बात कीजिए, और उसमें जो किसी तरह की विचार भिन्नता है उसको बातचीत से सुलझाइए, लेकिन ये सदन रोको, सदन ठप करो, ये नहीं चलेगा। अब ये देखिए, ये एक राष्ट्रपति के बात कहने से कितना फर्क पड़ता है। वो भी प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति का स्ट्रेचर, उनका एक व्यक्ति का स्ट्रेचर ऐसा था, जो चीज मैंने जो कहा कि वो एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया थे, चाहे फिलॉसफी के मामले में हो, चाहे पॉलिटिक्स के मामले में हो, चाहे पॉलिसीज के मामले में हो, जो ट्रबल शूटर का पहले जिक्र किया गया इसके द्वारा। तो इसलिए प्रणब बाबू का जाना एक बहुत बड़ी वो क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कुछ किताबें हमें छोड़ करके वो गए हैं, अपनी कुछ बातें कह करके गए हैं जी, और वो काफी लंबे समय तक, काफी समय तक, हमेशा ही बल्कि कह लीजिए कि उनके योगदान को याद किया जाएगा। बिल्कुल। Mr. Ghoshal, as Mr. Singh was pointing out, Mr. Mukherjee has been described variously as a walking encyclopedia, but he was also the main troubleshooter for the UPA when it was in power. I mean, imagine this: he was heading less than 100 GOMs on various issues. He was literally the go-to person for the government then. So help our viewers understand his stature within the party as well. All those years that he helped the party steer on contentious issues, including the 2008 nuclear deal, for instance, when he interacted with the left parties in particular. Well, we lost that link with Jayanta Ghoshal, but if I can bring Mr. Bhattacharya back in this discussion. Mr. Bhattacharya, would you like to comment on the role played by Pranab Mukherjee as the main troubleshooter for the party, especially on contentious issues such as the economy or even the 2008 nuclear deal, for instance? He was literally the go-to man for the Congress party in all those UPA years. Well, in my view, Pranab Mukherjee joined the government of Indira Gandhi at the time it was a single party rule. But I think
And his second phase, where that is when with Narasimha Rao government, he was Minister for Commerce as well as the Deputy Chairman of Planning Commission. That was a phase when coalition governments were becoming fashionable. And his third phase as a minister was when the coalition politics was at its peak. And I think it is at the time when he was in this third phase that he showed his true political mettle and his ability to manage internal dissent and resolve those differences to emerge with a clear-cut policy action was, and that is what you were referring to as he was heading as many as 95 standing parliamentary committees. So I think that is where he actually excelled more than even his role as finance minister in the UPA government, his role as external affairs minister will be remembered for various reasons. But I think his true contribution to Indian politics is the manner in which he could be a bridge between two opposing poles in the political spectrum, and yet resolve those differences and arrive at a common ground. And he showed that more than one time in that stint of his for 10 years or so, whether he was the defense minister, whether he was external affairs minister, or the finance minister. I think he showed that in many ways. You mentioned about the civil nuclear deal policy. Of course, he played a role there. He did manage the controversy over the launch of the UIDAI, which and the funding of it. There was a time when the funding of UIDAI, Unique Identity Authority Development of India, became a big controversial issue, even during the UPA time. So I think as a finance minister, he resolved that, provided the funding, and made sure that the scheme did not face any disruption. And today it is the current government, the Modi government's really a marquee scheme. So therefore, I think he played many, even in the case of his relationship with the finance in the Reserve Bank of India as a finance minister, always showed that he was willing to have discussions. I mean, it is not that even as a finance minister under Indira Gandhi, he had differences with his RBI governor then, who was Manmohan Singh at that time. Even when he was the finance minister under Manmohan Singh and the governor was D. Subba Rao, he had his differences, but he knew how to resolve those differences, and he would prevent the RBI governor from taking any steps that might lead to an embarrassing situation for the whole economy or the polity or the government. And I think the big difference that you see now and then between Pranab Mukherjee is this, that in spite of his sharp differences with various people, he managed those differences in a way that finally a decision was taken and there were no adverse reactions for the politics. बिल्कुल, और शायद इसीलिए उनको पार्टी और सरकार का संकट मोचक एक लंबे समय तक कहा जाता रहा, और निश्चित तौर पर आने वाले जो तमाम पीढ़ी है वो उनका अनुसरण ज़रूर कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ पे रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। विवाह के साथ परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भी बन रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार।
आप कर लीजिए। हाँ। संजय सिंह और जयंत घोषाल। और एक बार फिर से आपका स्वागत। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं जयंतो घोषाल साहब और संजय सिंह जी। जयंतो, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार उनके योगदान की, जो उनका राष्ट्रपति पद का जो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद भी वो सक्रिय रहे और एक तरह से ट्विटर के जरिए और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के जरिए वो अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराते रहे। कैसे देखेंगे राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से अब तक उनका जीवन? संजय सिंह जी। देखिए, प्रणब बाबू का राष्ट्रपति पद के छोड़ने के बाद की जो गरिमा है वो व्यक्ति की गरिमा, जो कार्यकाल जो था और उसके पहले का जो कार्यकाल था वो और उसके बाद का, मतलब जो आप एक्टिव लाइफ का कह रहे हैं, व्यक्ति अपनी उपस्थिति इस तरह से वो दर्ज करवा चुके थे कि उसके बाद जो सलाह लोगों को करना था, जो आज लोग सरकार में हैं या लोग सरकार के बाहर हैं, वो लोग जाकर के उनके साथ वो एनरिच होकर के आते थे, चाहे वो पॉलिसी डिसीजंस की बात हो, चाहे वो किसी तरह के राजनीति दिशा की बात हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पिता तुल्य पोजीशन में हो, एक मार्गदर्शक की पोजीशन में हो और जो आपको ये कह सकता हो कि आप यहाँ सही जा रहे हो और वहाँ गलत जा रहे हैं। मान लीजिए कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लार्जर जो एक देश की जनता है उसको मैसेज दिया, और उसके साथ ही जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग उनके साथ जाकर के मिलते थे, जैसा जयंतो पहले बता रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज कि आप ये देखिए एक व्यक्ति का कृतित्व कि एक जो अभी प्रधानमंत्री, दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब पॉलिटिकल थॉट के लोग आए थे, और कोई और सिचुएशन में हम एक कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति सोच सकते थे। अगर कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं भी होती तो कोई कॉर्डियलिटी जो है, वो प्रोटोकॉल जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, वहां तक शायद होकर के सीमित हो जाती। लेकिन इसके विपरीत हमने देखा कि एक ऐसा संबंध जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, जो बहुत लंबे समय तक और शायद अभी के मतलब जो पिछले कुछ दशकों का इतिहास है, उस समय में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सामंजस्य और समन्वय इस तरह से बना। तो एक मतलब प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व जो है वो कुछ इस तरह का है, जैसे आपने बाकी कार्यकाल गिनाए, जैसे ट्रबल शूटर की एक जो चीज है। आप देखिए, प्रणब मुखर्जी भारत के प्रधानमंत्री, एक बार 84 में राजीव गांधी को लगा कि शायद उनके प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशंस हैं, और ये सोच करके उनके सलाहकारों ने या उन्होंने जो सोच करके भी उस समय वो साइडलाइन हुए। लेकिन उस व्यक्ति का रेजिलियंस देखिए कि वही पार्टी उनको वापस लेकर के आती है, उसके साथ वो काम करते हैं और फिर से शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा मौका 2004 में था जिस समय प्रणब मुखर्जी सीनियर मोस्ट होने के नाते, सर्वमान्य होने के नाते शायद प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। और जो अभी AKB साहब ने जो बताया कि उसके बावजूद उन्होंने मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री के पोजीशन को स्वीकारा। मनमोहन सिंह उन्हें सर कहते थे, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी मतलब वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के नाते उस सरकार में उन्होंने काम किया। तो वहां से लेकर के यहाँ आना और उसके बाद आज की गरिमा रखना, देखिए व्यक्ति कोई भी इस धरती पे अमर होकर के नहीं आया है, लेकिन जब वो जाता है तो क्या थाती छोड़ करके जाता है अपने चाहने वालों के लिए, अपने देश के लिए और बाकी लोगों के लिए, वो सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो प्रणब मुखर्जी की जो पूंजी है ये एक बहुत सहोजने वाली पूंजी है, और मुझे लगता है किसी भी जो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस का हो या सोशल चेंज का हो या पॉलिटिकल डायनेमिक्स का हो, प्रणब मुखर्जी का पर्सोना वो व्याख्यान देने लायक है कि देखिए इस तरह से कोई पर्सनालिटी का डायनामिज्म होता है जो पॉलिटिक्स में रह करके जिस समय वो पार्टी को सर्व कर रहे होते हैं, या जिस समय जो ट्रबल शूटर की भूमिका की जिक्र बार बार हो रही। कभी वो नाराज भी होते थे, बहुत नाराज भी होते थे जब वो विपक्षी दल के पास जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर सहज होकर के फिर 2 कदम आगे बढ़ करके वो बात करना।
और उनका कद ऐसा था कि उनके नाराज होने को भी कोई मतलब उस नाराजगी को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि कई बार दो अलग अलग पार्टियों के लोग जब आपस में बात करते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, या जो दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब बात करते हैं, तो उस बातचीत में कुछ इस तरह की चीज होती है तो दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है। लेकिन प्रणब मुखर्जी का कद इस तरह का था, या व्यक्तित्व इस तरह का था, या उनके पास जो समाहित जानकारी इस तरह की थी कि उससे सामने वाला नाराज होकर के दूर नहीं जाता था, वो भी उनके पास वापस आता था और ये भी उसके पास वापस जाते थे। तो इसलिए जो इसके पहले वाली बात में जो जिक्र हम लोगों ने आरएसएस के कन्वेंशन में जाने का किया जी, और राष्ट्रपति भवन में जब थे तब भी वो आरएसएस प्रमुख से मोहन भागवत से मतलब मुलाकात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रणब मुखर्जी की, जो चीज वो छोड़ करके जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, और उसके बाद जाने मतलब जो जिस तरह का गरिमा में उनका उपस्थिति रहा, इतने दिन उपचार उनका वो चला, तब भी हर समय नेशन हुक था कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल हो रहा है। Indeed. Mr. Ghoshal, now you've been following his political journey from West Bengal to New Delhi and beyond. He was an elder statesman, an orator, an able administrator. But at the same time, he hit a few roadblocks during the Rajiv Gandhi years. He quit the party, formed his own party, then came back into the Congress fold. Do you have any personal anecdotes any more anecdotes to share with our viewers? Any personal recollections of your dealings with him in all these years and decades? Yeah, lot of anecdotes actually, because I met him in 1985. That was my first meeting with him. And since 1985, I'm a onlooker of his politics, and I came to Delhi in 1987. So near about 35 years. Right. And you know what you are saying, that Rajiv Gandhi, the most interesting thing is that now it is clear, because P.C. Alexander wrote it, and now it is clear that P.C. Alexander said and wrote that Pranab never told Rajiv Gandhi or P.C. Alexander that he wants to be the Prime Minister. But there was a misconception, and that is an old story. But the problem is Arun Nehru and several other characters were there, and Rajiv Gandhi, somehow he had a bitterness. Even in the Bombay Congress session, suddenly Pranab Mukherjee started his speech and Rajiv announced the lunch break. So it was inconclusive speech. I was there in that Bombay session. And Pranab Mukherjee, the interesting thing that I was traveling with the new party leader, Pranab Mukherjee, Rashtriya Samajwadi Congress. Right. And at that time, I was just trainee journalist, and I am from Bengal, but I never visited so many villages. Right. Because and through Pranab Mukherjee's new party's travel plan, I visited all those districts. But he never used to attack Rajiv Gandhi personally. He didn't take the name of Arun Nehru. He used to say the party managers, the brokers, Rajiv Gandhi's core group, but he never attacked Rajiv Gandhi. So I asked, Pranab Babu, that now you are the leader of a new party, and Rajiv Gandhi expelled you, and why you are not attacking him personally? He said that I don't believe in the personal attack. And till today, after his death, I must admit that in Parliament also, when he was president, he used to watch the television channels, and when the Parliament there was an uproar, he was very sorry and sad figure. He used to tell me that I am missing the Parliament, but this tutu meme culture, he detested. So since 1985, and then 87, Rajiv Gandhi realized, and Rajiv Gandhi 1984, Mr. Clean, and 1987, he is Bofors Gandhi. So there is a political contextual reference also, because Mrs. Gandhi, after Morarji Desai's right-wing finance ministry, Mr. Bhattacharya explained that time it was needed. So he was from Bengal Congress. In 1969, he was not a congressman. And the first Indira Gandhi, when she heard the speech on bank nationalization from a Bengal Congress party sole member, she was amazed that who is this guy?
And Om Mehta was the chief whip, and he told Om Mehta ki pata karo who is this person. So that time he's a non-entity, but since after that there was the merger of Bengal Congress and Congress. Right. But the interesting thing is that when you are asking me, that he understood that it's a major mistake of his political life, because he is not a mass leader. Mr. Ghoshal, hold your He is thoughts. a thought I'll leader, come he's a back to you in just a bit. I want to read out for the benefit of viewers who might just be tuning in the message coming in from former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He says, and I quote him here, "I have learnt with profound sorrow about the passing away of Sri Pranab Mukherjee, former President of India. In his death, our country has lost one of its greatest leaders of independent India. He and I worked closely in the government of India, and I depended on him a great deal for his wisdom, vast knowledge and experience of public affairs. I wish to convey to all members of his family my deepest condolences on this sad occasion." और इसको दर्शकों के लिए हिंदी में अगर बताना चाहें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, कि उनको का भारी दुख पहुंचा है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा उनसे और बहुत चीज़ों को लेकर वो उन पर निर्भर थे और उन्होंने उनके परिवार के प्रति भी संवेदना जताई है। और अशोक जी, एक बात जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका जो पूरा राष्ट्रपति के तौर पे जो उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद भी जो उनकी सक्रियता बनी रही, और अगर कहा जाए कि जो आरआर हॉस्पिटल में जब वो भर्ती होते हैं 10 तारीख को, उस समय तक उन्होंने उनकी सक्रियता रही और ख़ुद ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी थी। क्या बात है जो इस उम्र में भी, इस स्थिति में भी लगातार उन्हें सक्रिय बनाए रखी? देखिए, ये तो उनकी एक राजनीतिक चेतना, मैं समझता हूँ कि उनकी एक राजनीतिक चेतना बहुत ही शार्प थी। ये बहुत ही उनका लोगों के साथ जनसंपर्क बना के रखने का एक, समझ लीजिए, एक दूसरा धर्म बन गया था। और अगर आप उनकी पूरी अगर राजनीतिक जीवन और राजनीतिक जो दायित्व उन्होंने लिए पिछले कई सालों तक, आप ये देखेंगे कि वो एक कोई कट्टर राजनीतिक लीडर नहीं थे। वो बहुत ही एक समय की मांग से देखकर वो किस तरह अपनी जो नीतियों का जो निर्धारण में परिवर्तन चाहिए, उसके बारे में वो विमुख कभी नहीं थे। अगर आप देखें 1982 से 84 में, वो उस समय वो जमाना दूसरा था, आर्थिक नीतियों का जो आधार था वो दूसरा था, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया नहीं जाता था। पर तब भी जब IMF का लोन लिया गया, उनको ये लगा कि इस वक्त अगर हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ना दें, तो उन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी जोर दिया। उसके बाद जब वो कॉमर्स मिनिस्टर बने कुछ देर के लिए, उस टाइम बहुतों को, शायद बहुत लोग भूल गए होंगे, जब भारत WTO के मेंबर बने, जब माराकेश में जब अंगटैड गैट का जो आखिरी जो अधिवेशन बना माराकेश में, उस समय प्रणब मुखर्जी कॉमर्स मिनिस्टर थे और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, दोनों पद एक साथ संभाल रहे थे। और उस समय उनकी जो नेतृत्व में भारत माराकेश में जाकर गैट का विलय हुआ और वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, उसमें उन्होंने जो भारत का जो नेतृत्व उस समय दिया, मैं समझता हूं कि वो प्रणब मुखर्जी 1982 के 84 के प्रणब मुखर्जी वो नहीं थे। वो सुधार की जो जरूरत वैश्विक और भारतीय अर्थनीति में जरूरत है, वो पूरी तरह वो समझ गए थे। और अगर आप 2009 से 2012 में अगर अर्थ मंत्री प्रणब मुखर्जी का अगर आप चेहरा देखेंगे, उनकी एक सोच तो बहुत ठोस थी कि भारत की अर्थनीति को बढ़ाने के लिए जो भी कदम चाहिए हमें लेना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ
उनकी दृढ़ धारणा ये थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोगों को घर में जाकर इनवाइट करने से नहीं आता है। अगर हमारी अर्थनीति अगर स्ट्रांग बन जाए तब हमारी एफडीआई आएगी। इसी कारण उन्होंने जो एक विवादित वोडाफोन टैक्स का उन्होंने एक आइडिया उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत से अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं किया जाए तो भारत से काफी जो टैक्स के जो पैसे जो बहुत सारे विदेशी कंपनियों ने जमा किए थे वो सारे पैसे बाहर चले जाएंगे। हालांकि उस समय बहुत सारे यूपीए के मिनिस्टर लोगों ने इसका विरोध अंदरी तरीके से किया था, पर मैं मानता हूं कि प्रणब मुखर्जी का एक बद्धमूल धारणा ये था कि वो अगर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट उस समय नहीं किया जाएगा तो भारत की अर्थनीति, भारत की जो खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट पहुंच सकता है। और अगर आप देखें वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को बहुत जो नए पार्टियों ने उसके एक राजनीतिक अस्त्र बना के सरकार को हराने की कोशिश की और हराया भी। पर प्रधान जो वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन का बाकी जो पिछले सरकार जो आए उन्होंने उसका परिवर्तन कोई नहीं किया। वोडाफोन टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट टैक्स वही है, वही है। यही दिखाता है कि उन्होंने जो डिसीजन 2012 में लिया वो देश की खजाने के लिए लिया और उस डिसीजन को बाकी जो सरकार उसके बाद जो 2014 में आई उसका कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और मैं मानता हूं कि प्रणब मुखर्जी की जो वो जो एक दूरदृष्टि थी उसकी सराहना इस समय करनी चाहिए जब वो हमारे साथ नहीं। जी बिल्कुल। संजय सिंह जी, जो कोरोना काल है उस दौर से हम गुजर रहे हैं और इस दौर में इस समय में प्रणब दा का जाना, आपको लगता है कि बहुत कम लोगों को मौका मिल पाएगा अंतिम दर्शनों के लिए, ये एक कसक रह जाएगी? आप ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे प्रणब मुखर्जी के चाहने वाले राजनीति क्षेत्र से बाहर सामान्य जनता में भी काफी बड़ी एक संख्या है जो उनको लोग चाहते हैं। और जो मैंने कहा कि कई स्तर पे मतलब उनकी पहचान ट्रबल शूटर हो, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हो, एक ऐसा नेता जो लोग सही में बहुत चहेता वो थे, क्योंकि उनके पर्सनालिटी के जितने आयाम थे वो बहुत कम लोगों में उतने आयाम होते हैं। और वो स्वाभाविक रूप से एक राजनेता जो होता है उस तरह से वो नहीं आते थे। एक अनएज्यूमिंग आदमी जो एक छोटे से घर में राष्ट्रपति भवन में जाने के पहले मतलब जो भी उनके घर जाता था तालकटोरा रोड पे वो हैरत में होता था कि इस तरह के घर में प्रणब बाबू क्यों रहते हैं। और ये सवाल बहुत सारे लोग उठाते थे कि ऐसे घर में क्यों रहते हैं, क्यों रहना चाहिए वहां पे, जबकि उनके लिए बाकी काफी बड़े बड़े पूरे, क्योंकि जो आदमी अर्ली 70s में मिनिस्टर रहा हो और उस समय से लेकर के वो हमेशा रहे और यूपीए सरकार के दरमियान जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हों, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते होते रह गया हो, तो ये सादगी, ये शालीनता जिस व्यक्ति के अंदर हो, उनको चाहने वाले उनके बहुत सारे आयाम को लेकर के। और मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सर्कल से बहुत बड़ा एक सर्किल है देश की जनता के बीच में। जो चीज आप सवाल कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में लोग जो अंतिम दर्शन के लिए उनके जाना चाहते वो नहीं जा पाएंगे और ये कसक बहुत सारे लोगों को रहेगी। उस कसक से ज्यादा ये चीज है कि जो लोग जहां हैं वो लोग अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति किस तरह से अर्पित कर रहे हैं। तो वो एक जो पूंजी होती है वो जाने वाले के लिए कि वो क्या छोड़ करके जा रहा है और हम उनके व्यक्तित्व से क्या ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कसक तो होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी ग्रेटिफिकेशन होगा कि जो लोग जहां भी वो रहेंगे वो लोग प्रणब बाबू को उसी भाव से देखेंगे। भारत रत्न जितने मतलब भारत रत्न ऐसे ही लोगों को लाल को मिलता है जो सही में कुछ अचीव करते हैं, और प्रणब मुखर्जी हमेशा ऐसे व्यक्ति वो रहेंगे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कि जिन्हें बाई पार्टीजन उस पे देखते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और लोग के दिल में भी उसी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मैं करना चाहूँगा अपने तमाम मेहमानों का, संजय सिंह जी आपका, अशोक भट्टाचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जयंत घोषाल साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर
जो प्रार्थनाओं का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जो संवेदनाओं का उभार लगातार आ रहा है अलग अलग प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, वो लगातार जारी है। और हमारे पास जो सूचना है उनके मुताबिक कल सुबह 10 से 12 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए 10 राजाजी मार्ग नई दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और पल पल का हाल हम डीडी न्यूज़ पर आपको पहुंचाते रहेंगे। On that note, thank you for staying with us. Appreciate it. नमस्कार। Our national identity has emerged through a long drawn process. The philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, Sarve Sukhina Bhavantu, Sarve Santu Niramayo. We see the whole world as one family. कोविड-19 के चलते